92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेस से देश तक और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़ीशान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में दो स्टोरीज़ का फॉलोअप करेंगे जिन पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं। पहली स्टोरी जिसका आज हम फॉलोअप लेंगे वो है बरतानिया में मुकीम अब्दुल खालिक की स्टोरी है। पाकिस्तान में जिनका ताल्लुक़ जहलम से है। जहलम में इनके घर के करीब उनकी मलकियती जगह पर उन्होंने आयशा प्लाज़ा तामीर करवा रखा था, जिसकी दुकानें और फ्लैट्स उन्होंने किराए पर दिए हुए थे। उनमें से एक दो फ्लैट्स खाली भी थे जिनको किराए पर देने के लिए और अपनी मलकियत की देखभाल के लिए अब्दुल खालिक फिर पाकिस्तान भी आए और फिर कामों में मसरूफ़ हो गए। एक दिन एक नामालूम औरत फ़्लैट किराए पर लेने के लिए आई और मुतासरा शख्स से फ़्लैट की बातचीत करते करते कमरे में दाखिल हो गई। फिर उसी दौरान 4 पुलिस एहलकार इरफान जिलानी सब इंस्पेक्टर, मिर्ज़ा फ़याज़ हेड कांस्टेबल, खालिद जमील हेड कांस्टेबल और मिर्ज़ा अकरम कांस्टेबल, ये चारों लोग कमरे में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती इस औरत के साथ मुतासरा शख्स की नाजेबा तस्वीर बनवाई और उसे धमकाने लगे। डराने धमकाया गया उसको फिर कि जो तुम्हारी तस्वीरें हैं ये हम मीडिया को दे देंगे अगर तुमने हमें 25 लाख रुपए ना दिए। अब्दुल खालिक ने फिर पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन लोगों ने इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके पास जो मौजूद 90,000 रकम थी, 90,000 थी और कीमती घड़ी थी और उसके पास जो उसकी गाड़ी थी उसकी चाबी भी छीन ली और मज़ीद फिर 25 लाख की मांग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिस पर मोहम्मद खालिक डर गए और अगले ही दिन उन्हें 4 लाख भी अदा कर दिए गए और किसी तरह से इंग्लैंड वापस चले गए। लेकिन पुलिस एहलकार उन्हें वहाँ भी परेशान करते रहे और पैसों की मांग करते रहे, उन्हें बदनाम करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। बदनामी के डर से मुतासरा शख्स उन्हें वहाँ से भी पैसे भेजता रहा, जो मजमूई तौर पर 7 लाख अब तक बन चुके हैं। जब इस बात का इल्म उनकी अहलिया रेहाना आवान को हुआ तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आई और पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई। तहकीकात होने पर पुलिस एहलकारों में से सिर्फ एक एहलकार खालिद जमील हेड कांस्टेबल पर जुर्म साबित हो सका, फिर जिसे मुअत्तल किया गया, लेकिन बाकी मुजरमान को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। इस स्टोरी का आज हम फॉलोअप लेंगे कि उस केस का अब तक क्या बना है, क्या पेशरफ्त हुई है। इस पर बात जहलम से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज गोंदल हैं, अब्दुल खालिक हैं, मुतासरा शख्स हैं, फ़ारूक अवान हैं जो कि वकील हैं इन लोगों के। अब्दुल खालिक जो मुतासरा शख्स हैं इनकी पार्टी के, उनसे भी हम फॉलोअप लेंगे कि अभी तक अब्दुल खालिक के केस में क्या पेशरफ्त हो सकी है। आफ्ताब बाजवा माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस स्टोरी पर उनकी कानूनी राय लेंगे प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रियाज गोंदल से, जिन्होंने इस स्टोरी पर काफ़ी रिसर्च किया है, काम किया है, और उनसे जानेंगे कि जब से हमने ये स्टोरी की है तब से लेकर अब तक मामलात क्यों ताख़ीर का शिकार है, क्यों डिले हो रहे हैं मामलात। जी रियाज गोंदल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी रियाज, बताइएगा क्या बना है इस मामले का। 4 में से सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर पर जुर्म साबित हो सका, बाकियों को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया और फिर वो क्या अभी तक तंग कर रहे हैं, अभी तक वो पैसे भेज रहे हैं बाहर से यहाँ पर बदनामी के डर से। हुआ क्या है इस केस में अब तक? अब देखिए, जब से हमने ये स्टोरी की है उसका आज हम फॉलोअप दे रहे हैं, तो वो ये जो 4 पुलिस मुलाजमीन है, इनमें एक जो सब इंस्पेक्टर है इरफान गिलानी, जो अब्दुल खालिक है, इन्होंने मकामी तौर पर DPO तक की हमारी रसाई होती है, जिली सतह तक, वहाँ तक इन्होंने बार बार दरखास्तें दी है, लेकिन इनकी जो कोई दाद रसीदी हुई। जो पुलिस अफसरान है उन्होंने 4 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो खालिद जमील है उसके खिलाफ कार्रवाई की है। खालिद जमील जो है वो अब रिटायर हो चुका है, वो पुलिस में अब नहीं है, जिसको इस वाक़े का कसूरवार ठहराने की कोशिश की गई है। और उसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें ये दफा लगाई गई थी कि इसका अब्दुल खालिक साहब के साथ लेन देन था। ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है उसको उन्होंने नहीं उठाया,
सिर्फ लेन देन का वकूआ बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अब्दुल खालिक जो है उनका ये है कि उनके घर जो आके उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उन्हें अगवा किया गया, डरा धमकाकर उनसे पैसे लिए गए। उसके बाद वो बाहर से जो पैसे भेजते रहे हैं उनका उनके पास सबूत भी है। लेकिन इसके बावजूद जो मकामी पुलिस है इन्होंने सिर्फ एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वो भी हेड कांस्टेबल वो है जो अब पुलिस में नहीं है। उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी की हुई है। मुकामी जो पुलिस है ताहाल अभी तक कब्जा तो है ना इनके फ्लैट पर, रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कब्जा तो नहीं छुड़वाया जा सका ना जी। कब्जा जो है वो अब्दुल खालिक साहब के पास ही है। मुकदमा जो कब्जा है वो पुलिस जो है वो नहीं छुड़वा सकी, लेकिन उन्हें डराया धमकाया और अगवा जो है वो किया गया है। जो मुकदमे में दफा शामिल होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। सही। अब्दुल खालिक साहब, क्या पेशरफ्त हुई है? आपने, आपके वकील आपको क्या बताते हैं कि इस केस में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है इस केस में अब तक? अच्छा, कोई खास गल को नहीं की। मैं एक दो बार गया हूँ पाकिस्तान, पिछले 4.5 महीने हो गए जिला मैं पाकिस्तान गया। उस वक्त इन्हें क्या कि जज साहब ने क्या कि तू पेश हो। मैं पेश होया, जज साहब ने जिला मैं पेश होया तो जज साहब यार कितना अरसा होया केस चलने। मेरे वकील ने क्या 2013 ना केस चलना। जज साहब आया इतना लम्बा होया। उसने उस जज ने क्या कि मैं डीपीओ की पेश करना चाहना। उससे वक्त जज ने उस दिन डीपीओ की फोन किया और मैं अजय इस्लामाबाद हाँ तो डीपीओ दफ्तर से फोन आया तू इतने आ थाने। मैं गया तो 4-5 पुलिस वाले इसने भाले सन, खालिद जमीर सी, सारे उत्थे बैठे सन। मैनू डीपीओ कहना तू सुना दस क्या गल हुई है। मैं ए जेडे 4 बंदे 5 ये मेरे घर आए और जबरदस्ती मैनू इन्हें आख्या, मैनू मारने की कोशिश की है, धमकाया ने, तुम्हारे फोटो जेडे अस ला दे तू एक काम किया। मैं क्या मैं कोई काम नहीं किया, मैं दरवाजे खलोता वा, औरत तो बाहर खलोती है, मैं उसने क्या किया। इन्हें 5 लाख रुपया डिमांड किया मैनू। इन्हें 5 लाख दे से तो तू जान छुट्टी। मैं क्या मेरे को 5 लाख है ही नहीं। हाँ, फिर आखने जी अच्छा तुम्हारे है कितना। मैं क्या मैं फिर डर गया, मैं अपनी इज्जत मारे। मैं क्या मेरे नाल होया की है ते मैं फिर 4 लाख रुपया मैं क्या मेरे को लाया। ठीक है, इन्हें आख्या ठीक है 4 लाख रुपया तू कढ़ा के दे। पासपोर्ट मेरा लिया ने, घड़ी मेरी कीमती सी वो ली है 70,000 रुपया लिया ने उस वक्त मेरे को। मैनू गड्डी च बहाल के लै गए बेरनी जगह जी। उत्था मैनू धमकाया, देख पाकिस्तान कह रहा बंदा मार देने फटाफट, कोई पता नहीं लगना तेन मार दे जे सारे 5 लाख ना दी है तो समझी। मैं क्या मैं 5 लाख है ही नहीं, मैं 4 लाख दूसरा जेड़ा उसने कढ़ा के देता। खालिद जमीर आप उनको कितने 7 लाख रुपया दे चुके हैं? अभी तक 7 लाख रुपया दे चुके हैं आप? जी। आफ्ताब बाजवा साहब, क्या हल होता है ऐसे केसेस का? वो 4 पुलिस एहलकार जो इन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हथियाते रहे, सिर्फ एक पर जुर्म साबित हुआ, सबने इन पर तशद्दुद किया, बाकी 3 बाइज्जत कैसे बरी हो सकते हैं? देखिए, ये तो बरी नहीं हुए। कहते हैं कि पुलिस ने उनको एक्जेनरेट कर दिया और कह दिया जी कि इनका जो है लेन देन का मामला है। जिस तरह वो खालिक साहब बात बताते हैं इस तरह देखिए, पहले तो शुरू में ही पुलिस अपने अफसरान को बचाने के लिए, अपने मतहतों को बचाने के लिए वो जो दफ़ात लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाई। देखें, ये तावान है, अगवा बराए तावान का केस है। उसे अगवा करके ले गए और कहा कि इतने पैसे देते रहो, पैसे भेजता भी रहा। फिर ये तो सबूत साबित हो गया कि उस बंदे को अगवा किया गया और वहाँ से फिर वो बाहर इसको मुसलसल जो 25 लाख का तकाजा है, पहले 70,000 फिर 25,000 फिर लाख करके जो देते रहे हैं, ये साबित हो चुका है। इस पर दफ़ा लगनी चाहिए थी 365A पाकिस्तान पीनल कोड, और इसका मुकदमा दर्ज होने के बाद ये इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बननी थी। ये एंटी टेररिज्म एक्ट के ज़ुमरे में आता है। और जब ये मामला जाना था एंटी टेररिज्म कोर्ट में तो सारे मामला हल हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब भी मैं खालिक साहब को एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि भाई जिस तरह इन्होंने ये किया है, ये अभी ओवरसीज़ कमीशन में जाएं, वहाँ पे जाके एक पुलिस डिपार्टमेंट है, बड़े ऑनेस्ट अफसर वहाँ पे डीआईजी लगे हुए हैं, आगा यूसुफ जो जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, वो डेड ऑनेस्ट ऑफिसर है। उसको जाके शिकायत करें कि मेरी जो दफ़ा है वो गलत लगाई गई है, मेरा मुकदमा एंटी टेररिस्ट कोर्ट का बनता है, लिहाजा मेरे मुकदमे को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भिजवाया जाए, या मुतलका अदालत में दरख्वास्त दे दे कि जनाब मेरे जो वाक़यात हैं उसके मुताबिक मुकदमा दहशत गर्दी की अदालत का बनता है, लिहाजा वहाँ भेजा जाए और इसकी नई तरह से तफ्तीश की जाए। जब नई
सिर्फ इसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है सेक्शन 19 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। जब वो लगता है तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में सीनियर पुलिस अफसर एक होता है, ये एक दूसरे अदारों के लोग भी होते हैं, तो जिससे आईबी या आईएसआई या दूसरे जिस तरह की केस की नौयत होती है, तो उसमें फिर जाके जब इन्वेस्टिगेशन सही मामला होगा तो सही पुलिस अफसर। आपका मतलब है ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाना चाहिए था ये मामला? ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाना चाहिए था। 365A जो है अगवा बराए तावान, ये दफ़ा पाकिस्तान पीनल कोड का बनता है, जो ट्राइबल एंटी टेररिज्म कोर्ट है। ये दफ़ा ही गलत लगाई गई है, जो शुरू से लगाई गई है, और तफ्तीश गलत की। देखिए पुलिस ये नहीं कह सकती किसी को कि जी आपका देन लेन का मामला है। मामले को जो भी फैसला करना होता है, ना तो वो किसी को गुनाहगार या बेगुनाह ठहरा सकती, और ये फैसले अदालत को करना होते हैं। उन्होंने मुकदमा अदालत में पेश करना है, शहादतें वहाँ पे पेश की जाती हैं, तो वो साबित करती है कोई शख्स गुनाहगार है या बेगुनाह है। तो शुरू से इस मुकदमे को मैं कहता हूँ ये गलत किया है। और दूसरी जो इस केस में सबसे बड़ी जो अहम बात थी, जो अभी वो आपने बताई या आपके जो नुमाइंदा उसने बताई कि इसे एक औरत के जरिए जैसे को अगवा किया गया है, कहानी बनाई गई, तो ये देखिए तस्वीरें ली गई, सब कुछ हुआ। ये साइबर क्राइम जो है ये उसके ज़ुमरे में आता है। हमारा एक प्रिवेंशन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का भी आ चुका है। जो अगर अब भी ये तस्वीरें मौजूद हैं तो ये फिर FIA की तफ्तीश करे, वो एक अलहदा मुकदमा दर्ज करे, और वो अलहदा मुकदमा दर्ज करके उस पर तफ्तीश करे, और तफ्तीश करके मुलजमान को पकड़े, फिर असल हक़ाइक़ जो हैं वो फिर सामने आएंगे। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक शख्स दूसरे मुल्क में बैठा है और हम उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसका प्लाजा भी है यहाँ पे, यहाँ बुलवा के वहाँ पे देखें। ये है वो तरीके लोगों को जो बैरून मुल्क से आके हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको रोकने के, ये मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं ये लोग, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। मुझे यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे खालिद अली शाह, डायरेक्टर कंप्लेंट सेल ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद अली शाह साहब। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के मामलात जब पैसों के लिए किसी को ब्लैकमेल किया जाता है बुरे हथकंडे इस्तेमाल करके, तो ऐसे मामलात को आपका जो इदारा है कैसे डील करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहूँगा इस सिलसिले में कि मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ और इनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को कोई दरख्वास्त भेजी है, ईमेल की है या किसी तरीके से भी राब्ता की है, तो मुझे उसका रेफरेंस नंबर बता दें, मैं उसको देख लेता हूँ। और अगर नहीं की तो मेरे नाम का ईमेल एड्रेस है khalid@opf.org.pk, और मुझे ये दरख्वास्त मुझे भी अरसाल कर दें, और हम भी पुलिस से राब्ता करेंगे और पुलिस से रिव्यू करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो इनके मसाइल हैं उनका हल किया जाए, क्योंकि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और ये बैरूनी मुल्क बैठे हैं और मेहनत से कमाते हैं, और यहाँ उनकी प्रॉपर्टी पे या उनके जो भी एसेट्स हैं उन पे अगर कब्जा किया जाए तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये ब्लैकमेलिंग का मसला है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी है अब्दुल खालिक कि ये ब्लैकमेल किया गया इन्हें, इनकी किसी औरत के साथ 4 पुलिस एहलकारों ने गलत किस्म की तस्वीरें ली, उसके बाद इन्हें ब्लैकमेल किया, मीडिया में दे देंगे, सोशल मीडिया पर दे देंगे। 7 लाख रुपए अब तक हत्या आ चुके हैं। जब केस किया सिर्फ एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया गया, बाकी सब ऑन ड्यूटी हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे आप करेंगे? ये मसला इनका, इनको ब्लैकमेलिंग का मसला है जी। इस सिलसिले में हम इस किस्म के जो केस होते हैं FIA को हम भेजते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इनके मसाइल का हल निकाला जाए। मेरी दरख्वास्त यही होगी कि ये अपना कोई अगर इन्होंने कोई दरख्वास्त पहले दी है या उसका कोई रेफरेंस नंबर है या पुलिस में राब्ते में है, तो कोई उसकी हमें उसके बारे में हमें इत्तला दें, कोई चीज भेजें कि इसको हम परसू कर सके।
ठीक है, फारूक अमान भी हैं, वकील हैं इनके, अब्दुल खालिक साहब के। फारूक, अभी हम आफ्ताब बाजवा साहब से भी बात कर रहे थे, माहिर कानून है, वो कह रहे थे कि मामला ही एंटी टेररिस्ट कोड का बनता है। किन दफात के तहत ये इनका मुकदमा दर्ज किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। बाजवा साहब की बात मैंने सुनी है, जिस तरह से उन्होंने कहा है, हमने एग्जैक्टली वही कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया है। इसमें हुआ ये था, थोड़ी सी बैकग्राउंड में ये बता दूं, कुछ अब्दुल खालिक साहब ने, चूंकि उन्होंने अपने अंदाज में जरा सादगी से चीजें बताई हैं। 2013 में जो वाकया इनके साथ हुआ, इन्होंने आके तो पहले मुकामी पुलिस में जेलम में अपनी कंप्लेंट, इनकी मिसेज ने, वो तो चूंकि उन्हें पुलिस ने पैसे लिए, उनको डराया धमकाया, भाग गए, फिर इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से भी उन्होंने पैसे भेजे, और फिर उसके बाद फिर उनकी मिसेज ने इनिशिएटिव लिया और जेलम में आके पहले SHO को दरखास्त दी, फिर वहां DPO को दरखास्त दी, मसला हल नहीं हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया। अच्छा। क्योंकि इनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि ये इंग्लैंड में होते हैं, प्रॉपरली यहाँ परस्यू करने वाला कोई आदमी नहीं था। फिर हमने इनकी तरफ से पहले हमने जो सरकारी मुलाजमीन से रिलेटेड जो एंटी करप्शन कोर्ट है वहां से रजू किया। फिर चूंकि इनकी एविडेंस में 365 की इंग्रेडिएंट्स थे, अगवा का भी मामला बनता था। उसके बाद फिर वो जो प्राइवेट कंप्लेंट थी एंटी टेररिज्म कोर्ट में चली गई। अच्छा, वहां जब वो ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट के उस वक्त के जो जज थे, उनका कहना ये था, उन्होंने एक फैसला दिया मुख्तर सा, उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि ये पुलिस मुलाजमीन और लेन मामला जो और नोयत से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का, तो ये ATA कोर्ट नहीं बल्कि ऑर्डिनरी कोर्ट का मामला है। तो उन्होंने ये कह के तो वहां से मामला डिस्पोज करके तो इन्हें डायरेक्शन दी कि आप जेलम की सेशन कोर्ट से रजू करें। अच्छा, उसके खिलाफ हमने फिर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। हाई कोर्ट में 2-3 साल ये मामला वहाँ पेंडिंग रहा, तकरीबन 2 साल। तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जब ये अभी जनवरी के महीने में ये हमारी पिटीशन निकली, तो उसमें डिवीजन बेंच के सामने ये केस लगा। डिवीजन बेंच में 2 फाजिल जज साहिबान होते हैं, वहाँ हमने अपनी सारी रुदात रखी, अपना रोना रोया। तो डिवीजन बेंच ने अगले ही दिन फिर उसको DPO को तलब कर लिया और मुझे इन्होंने कहा कि आप भी पिटिशनर को बुलवा लें। फिर मैंने खालिक साहब को इंग्लैंड से भी बुलवा लिया और रावलपिंडी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ये केस था। वहाँ फिर जब वो DPO साहब भी तशरीफ लाए तो उन्होंने वादा किया कि मैं इस मामले में देखूंगा और FIR दर्ज करवाते हैं। अच्छा, फिर ये पहली दफा इस केस में 2013 से लेके तो 2018 में इतनी एफर्ट के बाद पहली दफा FIR दर्ज हुई। DPO साहब ने वहाँ एक DSP को इस मामले की देखभाल और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और फिर उस पर पर्चा दर्ज करने के लिए लगाया। उन्होंने जुल्म ये किया कि सिर्फ एक मुलजम के खिलाफ जिसका नाम लिया गया वो भी रिटायर हो चुका था, और बाकी जो उसमें एक इस वक्त वो इंस्पेक्टर जो मेन एक्यूज है, जो बीज एक्यूज नंबर 1 जो हमारी प्राइवेट कंप्लेंट, उसमें तो वो उस इंस्पेक्टर और उसके अलावा जो हाजिर सर्विस लोग हैं उनमें से बाकी को फारिग करके एक रिटायर्ड हवलदार जो था उसको उन्होंने कहा जी उसके खिलाफ उन्होंने 420 और 506 का ऐसे ही बराए नाम से FIR दर्ज कर दी। अच्छा, अब यह है कि उस FIR दर्ज होने के बाद चूंकि फिर हमारे पास रास्ता खुला था, तो हमने दोबारा, वो ये बाजवा साहब के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दोबारा फिर हमने ATA कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके, तो अब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो कर्सरी एविडेंस होती है, इब्तदाई जो सरसरी शहादत उसे हम कहते हैं, वो दोबारा से इनके बयानात, इनकी मिसेज का बयान भी और इनका खालिक साहब का बयान भी, और यहाँ इन्होंने अपने इनका ब्रदर इन लॉ है उसको इन्होंने अपनी तरफ से अटॉर्नी और अथॉरिटी दे के तो केस परस्यू करने के लिए उसे ड्यूटी लगाई है। हो गया। आफ्ताब साहब, आप इन्हें कोई मशवरा देना चाहेंगे? फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ATA कोर्ट में इस वक्त प्राइवेट कंप्लेंट पेंडिंग है और इंशाल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि हमने जो पुलिस के खिलाफ जो एलिगेशंस हमारी ठीक है मैं थोड़ा सा 1 मिनट की बात कर लूं कि जो क्राइम उन्होंने कमिट किया, उन्होंने एक्सेस की, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, इनकी वो गाड़ी भी ले गए थे, हमने उस हवाले से वो सेक्शन शामिल किए हैं। अच्छा। और इनके घर से जब इनिशियली इन्हें अरेस्ट किया और वीरान जगह पे जिस तरह से बताया उन्होंने ले गए, उनसे बड़ी कीमती घड़ी थी और 70,000 रुपये कैश था। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रूफ है, जो उन्होंने इंग्लैंड से वो मनी ट्रांसफर की और वो उन पुलिस वालों के अकाउंट में आई और उन्होंने वो वसूल कर ली। वहां से वो बच नहीं सकते। हाई कोर्ट ने भी इसीलिए गिरफ्त की है
और फिर इंशाल्लाह उल अजीज अब जिस कोर्ट में ये केस ठीक है जी आफ्ताब साहब, मुझे फिर ब्रेक लेनी है, आप क्या मशवरा देंगे इन्हें? थोड़ा सा मैं अपने भाई को एक जो पहले मैं बात कराई थी साइबर क्राइम की, तो जो अगर कोई वीडियो वगैरह बनी है तो उस पर ज़रूर आप जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्ट उस 2016 के तहत भी एक एप्लीकेशन जो है FIA को दे दें, ताकि इन मुल्ज़मान का जितना घिराव किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। ठीक है बाजवा साहब, इसमें कोई ऐसी फोरेंसिक एविडेंस नहीं है, ना कोई वीडियो बनी है इसकी, यानी हमारे पास नहीं है। मे भी पुलिस वाले ने बना के अपने पास, उनका तो ये कहना था, उन्होंने उनकी तस्वीरें वगैरह बनाई और वीडियो भी शायद बनाई हो, लेकिन चूंकि हमारे पास हमारा अकेला आदमी, बुजुर्ग आदमी 80-82 साल का था, तो ये इसके पास तो कोई सवाए जो एविडेंस है और खास तौर पे पैसे जो इंग्लैंड से भेजे गए वो हमारे पास सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम अब्दुल खालिक और रियाज गोंदल साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद अली शाह भी मौजूद रहेंगे और आफ्ताब बाजवा साहब भी। मुझे एक ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद हमारी जो अगली स्टोरी है उसका फॉलोअप लेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामद है। दूसरे फॉलोअप में हम बात करेंगे एक और स्टोरी पर। इस पर भी हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं। ये स्टोरी है नवीद असगर की, जिनका ताल्लुक इटली से है और 20 साल से वो यूरोप में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। नवीद असगर के मुताबिक उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी, जितना भी बाहर रह के कमाया, उससे पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में 7 मरले का एक घर ख़रीदा, जिसमें उनकी बूढ़ी वालिदा और एक भाई कदीर अहमद रिहाइश पजीर थे और मुतासर शख्स भी छुट्टियां गुजारने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया करते थे। फिर मुतासर शख्स के मुताबिक मार्च 2007 में साबका काउंसलर राजा जुल्फ़िकार और उसके बेटों के साथ उसके भाई कदीर अहमद की तलकलामी हुई और राजा जुल्फ़िकार ने अपना फिर सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया और कदीर अहमद को कत्ल के केस में मुलव्वस करवा दिया, जिसके खौफ से मुतासरा शख्स का भाई कदीर अहमद अपनी वालिदा को अकेले घर में छोड़कर भाग गया और फिर मुखालिफिन ने पुलिस के जरिए उनकी वालिदा साहबा को डराया धमकाया, जिससे उनकी वालिदा डरकर अपनी बेटी के घर फिर रिहाइश पजीर हो गई। इस बात का फ़ायदा यकीनन राजा जुल्फ़िकार ने उठाया और उनके मकान पर ताले लगा दिए गए। मुतासरा शख्स के मुताबिक मुखालिफ राजा जुल्फ़िकार एक प्रोफेशनल जालसाज है जो गरीबों को ब्लैकमेल करके उनकी प्रॉपर्टी को हत्याता है। इसी पर हमने आज बात करनी है, फॉलोअप लेना है। मौजूद है नवीद असगर, इटली से हैं। हमारे नुमाइंदे मंसूर सत्ती है जिन्होंने स्टोरी पर काम किया है, उनसे भी फॉलोअप लेंगे। आफ्ताब बाजवा भी हमारे साथ है, उनसे भी कानूनी राय लेंगे। सबसे पहले मंसूर सत्ती से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे। मंसूर, आपने स्टोरी पर काम किया है, फॉलोअप भी लिया है आपने स्टोरी का, क्या पेशरफ्त हुई है जो इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है नवीद असगर के साथ? मंसूर, देखें, ये जो मामला था नवीद असगर का, क्योंकि इनका जो मकान है मलपर में, ये थाना न्यू टाउन की हदूद में ये वाक़या मकान है और इस मकान में जो मामला था, क्योंकि वहाँ पे ताले लगे हुए थे, इस मामले पे इनकी जानिब से जो नवीद असगर है, इनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर ओवरसीज कमीशन में एक एप्लीकेशन दी हुई थी। एप्लीकेशन में इनकी, क्योंकि यहाँ पे अब इनकी जो एप्लीकेशन है उस पर बाकायदा तौर पर मीटिंग तलब की गई। आखिरी जो स्टेज पे थी कि इनको रजिस्ट्री जो थी, जो इनके मकान की अपनी रजिस्ट्री थी, वो वेरीफाई ओरिजिनल पेश करनी थी, जिस पर ये मामला आखिर इल्तवा का शिकार है। बाकी जहाँ तक राजा जुल्फ़िकार की बात है, राजा जुल्फ़िकार भी और इसके साथ एक पीर वकास शाह, 2 पार्टियां थी। उन दोनों पार्टियों में अभी बात ये थी कि ये इनकी हमारे जो जराए बताते हैं कि इनके आपस में राब्ते हुए थे, इन्होंने आपस में मामले को सेटलमेंट करने की इनकी बातचीत हुई थी। ये तो अब मजीद बेहतर नवीद असगर साहब बता सकते हैं कि ये मामला कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ। लेकिन यहाँ तक लीगली पोजीशन की बात की जाए तो इनके पास सिर्फ ये था कि इन्होंने जो अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री है उस मकान की, जो इनके नाम है, जिसपे ये जो इनके पास रजिस्ट्री है, वो ओरिजिनल या तो अपने नुमाइंदे के थ्रू भिजवानी थी या फिर इन्होंने अपनी रजिस्ट्री आके पेश करनी थी, ताकि इस मामले का वेरीफाई हो सके कि ये जो मामला क्या उसके बाद कोई रजिस्ट्री तो नहीं हो सकी होगी या इससे पहले तो कुछ नहीं हुई। क्योंकि मामला जिससे नवीद असगर ने ये जगह खरीदी थी, पीर वकास शाह, तो उन्होंने उसी के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रॉपर हैं, हर चीज उसमें अप टू डेट है। लेकिन अब जो डिले था कानूनी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये रजिस्ट्री पेश करनी थी। और दूसरी जानिब जो हमारे जराए बताते हैं
कि इनका जो बैक डोर पर इनके आपस में राब्ते भी हैं, इनकी गुफ्तगू शनीद भी चल रही थी। अब ये मामला बेहतर वो नवीद असगर साहब बता सकते हैं कि इन्होंने। ठीक है नवीद, आप बताइएगा क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है सारे केस में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरा शरिया बयान प्रोग्राम हुआ है मार्च में, तो उसके बाद राजा जुल्फ़िकार ने मेरे फादर इन लॉ से कांटेक्ट करना शुरू कर दी है कि बीच में मीडिया पे जाके ये बातें कर रहा है, तो आप ऐसे करें, बैठ जाएं, तफाहुम तफसील से बात कर लेते हैं, कोई मामले को मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो मेरे फादर इन लॉ ने उन्हें समझाया कि देखो कि आपने 11 साल से घर गैर कानूनी तौर पर बंद किया हुआ है और कई दफ़ा हमने कोशिश भी की है कि आप इस मैटर को सॉल्व करो, तो आप किसी तरफ नहीं आए। अब नवीद ने तो किसी तरह जहाँ तक उसका वो कोशिश होती है वो हर फॉर्म पे अपने केस को उठाता है, लेकिन आप कोई किसी तरफ ही नहीं आ रहे। मैं किस तरह से समझाऊँ, हर बात कर हिले बहाने कर देते। तो इसने काफ़ी मोहल्ले के इलाके के जो थे लोग हैं इकट्ठे करके मस्जिद में आ गए। मस्जिद में मेरे फादर इन लॉ को आके रिक्वेस्ट करने लग गया कि नवीद को समझाएं, आके वो आके मैटर को सॉल्व करे और आके हमारे मसला हल करे। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कहा कि देखो वो तरीके से मसले को हल करना चाहता है तो बैठ के बात कर लेते हैं। इस बात में एग्री हुआ। तो उसके बाद उसने फिर हीले बहाने शुरू कर दिए। पहले टाइम दिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा कोई नहीं मुलाकात नहीं कर रहा। तो अभी आपके मकान को ताला लगा हुआ है? अभी आपके मकान को ताला लगा हुआ है या जिन्होंने कब्जा किया कुछ लोग रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे? नहीं, ताला लगाया हुआ है, ताला लगाया। मेरा ताला मैं जाके ताला खुलवाता हूँ, फिर दोबारा फिर लॉक के ऊपर लॉक दोबारा कर देता है। और क्या अब पहले कहता है करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उसके बाद उसने बिल्कुल कता ताल्लुक कर दिया। किसी किस्म की बहाने हीले बहाने कर रहा है। कभी इसके बेटे कहते हैं कि वो बीमार है, बात नहीं कर सकता, बिल्कुल बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, अमीर है, शदीद अजीज है, बात नहीं कर सकता। तो कानूनी कार्रवाई का सहारा नहीं लिया आपने? जी मैं अब यही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह ताला अपने आपके प्रोग्राम की हिफाजत से यही अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरा 11 साल से घर इसने बंद इलीगल बंद किया हुआ है, वो मोटो नोटिस ने मेरे घर का। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन उससे वहाँ आपने अपनी दरख्वास्त दी, उनसे रब्ता किया? जी मैंने एप्लीकेशन दी है। जब मैंने उधर रब्ता किया ऑफिस में, वो कहते हैं सीपी ऑफिस में फाइल है। सीपी ऑफिस में फोन किया, वो कहते हैं कि आप अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री ला के दिखाएं। ओरिजिनल रजिस्ट्री का जाते ताल्लुक है, फिर वो ये है कि मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान में बिना ओरिजिनल रजिस्ट्री ला के दिखा दूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट मेरे फेक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं आप किस तरह आपकी ऊपर बात करके अपने ओरिजिनल कागज मुझे भेज दूँ और कुछ आगे उसके वजह मैं अगर देंगे तो मैं खुद आके अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री आगे पेश कर सकता हूँ। कोई इशू बात करना चाह रहा हूँ। बोलें। शादी की बात ये है कि देखें नवीद असगर साहब को ट्रस्ट करना पड़ेगा। नवीद असगर देखें वो डिमांड है एक कानूनी लीगली पॉइंट पे एक इदारे की डिमांड है कि आपको रजिस्ट्री पेश करनी पड़ेगी। बाकायदा तौर पर एक सीपीओ रावलपिंडी की तरफ से एक रिपोर्ट मरतब की गई है जिसमें कहा गया है, जिनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें आके बात यहाँ पे हुई है कि ये अपनी जो इनके पास रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री इनको वेरीफाई रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, अपना सबूत तो पेश करना पड़ेगा, उसके बाद ये आगे कानूनी मामला चलेगा। इसमें कोई पैटर्न नहीं। हमने जो इन्वेस्टिगेशन की, हमने इनको बारहा कहा कि ये जो मामला है, ये जो राजा जुल्फ़िकार साहब हैं, ये आपको इस तरह पकड़ाई नहीं देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट इनके नाम है, ये तो आप बाजवा साहब भी बैठे हुए, रजिस्ट्री इनकी कोई नहीं कहीं लेके जा सकता। ये किसी भी बंदे को भेज दें, ये रजिस्ट्री इनकी ओरिजिनल जाके वो उसको दिखाएगा, वो वेरीफाई कराएंगे महकमा माल से। उनकी रिक्वायरमेंट है। जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उसके बाद फर्दर आगे कोई डिटेल कोई मामला चलते हैं, कोई चीज चलती है। मुझे यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे थे, आफ्ताब साहब से मशवरा ले लेते हैं। जी आफ्ताब साहब, क्या मशवरा देंगे इन्हें? मैं नबी साहब को एक और मशवरा दूंगा कि वहाँ से एक TCS कर दें, CPO के नाम अपनी रजिस्ट्री जो है, या उनके ससुर जो हैं वो TCS कर दें। तो पाबंद है CPO इस बात का कि वो उसकी रजिस्ट्री की तस्दीक करवा के उसको कब्जा दिलाए, उस मकान के दरवाजे खुलवाए और वहाँ पे जो गुंडागर्दी हो रही है उसको बंद करवाए। हमने प्रोटेक्शन देनी है ओवरसीज को। बाजवा साहब, गुजारिश मंसूर अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज ये है, ये जो रजिस्ट्री इनके पास है वो 7 मरले की रजिस्ट्री पीर वकाश अटॉर्नी ऑफिस दी है, ठीक है। जो रिकॉर्ड में जो पुलिस के पास रिकॉर्ड पहुंचा है महकमा माल के पास, वहां पे जो जगह है वो 10 मरले है, वो जो उनके पास पुराना रिकॉर्ड है, क्योंकि उसमें से 7 मरले इनके नाम हुई थी, 3 मरले की दुकानें थी, वो दुकानों की रजिस्ट्री क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी से ये इनके नाम रजिस्ट्री हुई है। 3 मरले जो जगह पुलिस ये कहती है कि ये जगह 10 मरले महकमा माल के रिकॉर्ड में ये 10 मरले जगह आती है, 7 मरले इनको अगर बेची गई है तो वो किस तरह, वो क्यों नहीं चढ़ी? वो रजिस्ट्री आएगी तो पता चलेगा। मंसूर साहब, मैं आपको बताता चलूँ, जब रजिस्ट्रियाँ होती हैं शर्कन गरबन शमालन जुनूबन, उसका रकबा लिखा जाता है, वो 7 मरले की मालिक होंगे उस रजिस्ट्री के मुताबिक। उस रजिस्ट्री में उनका बाकायदा शर्कन इलाका लिखा जाता है, फिर पोजेशन लिखा जाता है कि ये जो इसके शर्कन किसका घर था, गरबन किसके घर है, शमालन जुनूबन कौन है, सड़क है, ये क्या चीज़ है, ये सारी बातें रजिस्ट्री के अंदर दर्ज होती हैं। बाकायदा एक छोटा सा नक्शा भी बनता है उसके अंदर, ये लाजमन हर बात उसमें होगी। और जिसकी वजह से उनके पास पोजेशन है, अगर वो पोजेशन, मैं गुजारिश करता हूँ, अगर वो पोजेशन है उनका एज इट इज़ पोजेशन रहने दें, उसका जो है बाकी मामला हल हो जाएगा। बाकी ये मामला नहीं था, मामला तो कुछ और है उसमें, उसके भाई को कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया उसको भगाने के लिए, ताकि घर वालदा से घर खाली करा के वो बेटी के घर रह रही है। सही, आपको बाजवा साहब जहाँ तक मकान की बात है, ठीक है। खालिद अली शाह, हमें उनसे भी बात करनी है, डायरेक्टर कंप्लेंट सेल ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान। खालिद अली शाह साहब, आपने भी सारा मामला सुना है, आप क्या मशवरा देंगे नवीद असगर को, आपके इदारे से रब्ता किया जाए? जी बिल्कुल, मैं दोनों मोहतरम दोस्तों की मैं सुन रहा था और उन्होंने बड़े तफसील से इस मामले को डिस्कस भी की है, इसका हल भी बताया, और दोनों अपनी जगह पे टेक्निकली बात कर रहे थे। क्योंकि इस चीज की जब रिक्वायरमेंट हो और रजिस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो तो हर सूरत में उसको दिखानी है या पहुंचानी है। बिल्कुल सही। यहाँ तक भी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का रोल है, वो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। कमीशन का जरा डिफरेंट रोल होता है, फाउंडेशन का डिफरेंट है। हमारा रोल ये है कि जो भी हमें कंप्लेंट आती है तो हम ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को रेफर करते हैं, और हमारा काम ये होता है कि क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर होते हैं तो हम उनकी बिहाफ पे इनकी चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। और इसी तरह DPO से या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जो भी अपडेट हमें मिलती है, हम इनको ओवरसीज पाकिस्तानी भाई को हम मतलब उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो हमारा रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा काम है फॉलो अप करना, उस महकमे तक, गवर्नमेंट के जो महकमे हैं, एजेंसीज हैं, उन तक पहुंचाना और उसको परस्यू करना। हमारा रोल ये होता है। जी हाँ, तो जिस तरह मेरे दोनों मोहतरम भाई दोस्त फरमा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में असगर साहब जो कंप्लेनेंट हैं उनको चाहिए कि इनकी बात पे इनको अमल करें और इस पर फॉलो करें कि अपना मामला जितने अरसे से फंसा हुआ है उसका नतीजा कोई निकले। ठीक है। नवीद असगर साहब, आप कोई मशवरा लेना चाहेंगे? आफ्ताब बाजवा हमारे साथ हैं कि आप इस केस को कैसे लेके चल सकते हैं, फिर मुझे क्लोजिंग देनी है प्रोग्राम की, आप मुझे बताएं। जी, मैं बाजवा साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर कहेंगे मैं TCS कर दूंगा, अगर कहेंगे मैं खुद आके अपनी रजिस्ट्री दिखाने के लिए तैयार हूँ, वो सही कह रहे हैं, अटारनी वालदा की थी, वो वालदा कोर्ट में नहीं आ सकती थी, उन्होंने अपने बेटे को अटारनी की, उनके बेटे ने फिर मेरे नाम रजिस्ट्री की। वो मुख्तारनामे की कॉपी भी मेरे पास है, उसमें साफ वाज़ेह लिखा हुआ है, दुकानें एक साइड पे 3 दुकानें थी जो थी उनकी, वो उन्होंने दुकानें नहीं दी, सिर्फ घर का जो था परचेज करना था, मैंने घर परचेज किया था, उसमें रजिस्ट्री में हर चीज क्लियर है, हर चीज क्लियर है। मुख्तारनामा वालदा का था, बेटे को दिया, उस बेटे ने मेरे नाम रजिस्ट्री करवाई। अगर आप कहेंगे रजिस्ट्री ओरिजिनल, नेचुरली मैंने वेरीफाई करवा के, ओवरसीज कमीशन ने जब एप्लीकेशन देते हैं तो वेरीफाई महकमा माल से करवा के उसके ऊपर स्टैंप वगैरह सारी महकमा माल की लगी हुई है। ठीक है। अगर नहीं, मैं फिर खुद आके अपनी रजिस्ट्री आके क्या करवा सकूँ, अच्छा कोई इशू नहीं है कि मैं दो। ठीक है, और हम आपकी स्टोरी का फॉलो अप भी लेते रहेंगे। नवीद असगर, आफ्ताब बाजवा से बहुत शुक्रिया। मंसूर सती हमारे साथ है, खालिद अली शाह हमारे साथ है। इसी तरह जो स्टोरीज है उनको फॉलो अप भी लेते रहेंगे और अपने ताईं जो कोशिश हो सके इनके मसाइल हल करने के लिए हम करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते आपके सामने मैं हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।